डॉक्टर टॉक के सेकंड एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आँख और ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर लखविंदर सिंह, जो कि हमें जनरल कॉमन जो हमारे पास आइज़ की कंडीशंस है और ईएनटी संबंधी जो बीमारियां हैं उनके बारे में हम कुछ एक डिजीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। आप प्लीज़ डॉक्टर साहब अपनी इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर लखविंदर सिंह है। मैं एज ए कंसल्टेंट अपॉइंटेड हूँ इन हार्मनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फिरोजपुर। सर, जैसा आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं और जो ओल्ड एज है या मिडिल एज के लोग भी हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कान संबंधी, जिसमें जनरली वो कंप्लेंट करते हैं कि वैक्स बहुत ज़्यादा बन रही है, जिसको हम कान की मैल भी बोल देते हैं। वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपनी डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं कान में वैक्स बनने के। सबसे पहला कारण है आपका जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं, जिसकी वजह से वैक्स वो बाहर निकल नहीं पाती है, वो अंदर ही पैक्ड रह जाती है। या दूसरा रीज़न है इसका, जो हमारा कान का ल्यूमन होता है, जो हमारी कैनाल होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, उसका ल्यूमन कम होने की वजह से वो वैक्स बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से वो इम्पैक्टेड हो जाती है। और तीसरा रीज़न है कि बहुत ज़्यादा वैक्स की प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो अंदर बननी स्टार्ट हो जाती है। और चौथा रीज़न है कि जैसे ईयरबड्स लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, जब हम ईयरबड यूज़ करते हैं, जो हमारी वैक्स है वो अंदर पुश होने स्टार्ट हो जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। जो एक नॉर्मल फिनोमिना होता है हमारी बॉडी का, जिसकी वजह से वो अंदर इम्पैक्टेड होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो इन्होंने एयरफोन संबंधी जो चीज़ बताई है, जो कि वैक्स का बहुत बड़ा एक कारण बता रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान और भी क्या क्या हो सकते हैं, हम इसके बारे में भी डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। बट पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारे पास ये इम्पैक्टेड वैक्स है, ये जो कान की जो मैल है जो बहुत ज़्यादा बन रही है, जिसकी वजह से सुनने में भी दिक्कत आ रही है, वो स्पेसिफिकली कैसे हमारे कानों की क्षमता को प्रभावित करती है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर साहब से जानते हैं। प्लीज़ सर। एक तो जो हमारी इम्पैक्टेड वैक्स है, सबसे पहले जो हमारा ल्यूमन होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, जो कान की कैनाल होती है, उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण जो साउंड जाती है हमारी बाहर से वो उधर ही ब्लॉक हो जाती है। वो हमारा एक पर्दा होता है कान का, जिसके साथ वो स्ट्राइक ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें कम सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस में लेते हैं। मतलब कि जो हमारा ये जो वैक्स है वो एक हमारे चैनल को ब्लॉक कर देता है, जहाँ से हवा के साथ जो आवाज़ उस एयर मेम्ब्रेन तक है, जिसको आप टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हो या कान का पर्दा बोलते हो, वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से सुनाई देने में दिक्कत आती है। सर, इस इम्पैक्टेड वैक्स या नॉर्मल वैक्स की वजह से क्या किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शंस या कुछ और चीज़ें ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? बिल्कुल सर, हो सकती है। लॉन्ग टर्म तक वो वैक्स हमारे कान में रहती है, तो हमें पसीना आता है, तो वहाँ पे भी स्किन प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे भी जो स्वेट है प्रोडक्शन होती है, तो उसके कारण वहाँ पे प्रोडक्शन हो जाती है स्वेट की, इसके बाद वहाँ पे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो उसको टाइम टू टाइम, जिसमें ज़्यादा बनती है, 1-2 मंथ के बाद पेशेंट को चेक करवा लेना चाहिए ईएनटी विशेषज्ञ से। सर, जो बहुत ज़्यादा यूथ एयरफोन्स, एयरबड्स या यूथ के अलावा मिडिल एज ग्रुप भी और ओल्ड एज ग्रुप भी बहुत ज़्यादा एयरफोन्स का यूज़ करता है, एयरबड्स का यूज़ करता है या ओवर द हेड सराउंडिंग एयरफोन्स का यूज़ करता है, तो क्या उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है इस कंडीशन के साथ कि वैक्स ज़्यादा बनेगी या इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे? आप प्लीज़ इस पर थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। बिल्कुल सर, इसका रिलेशन है इसके साथ। सबसे पहले अगर हम ईयरबड यूज़ करते हैं, तो जो हमारी वैक्स होती है वो आगे और पुश कर देती है हमारी वैक्स को, जिसकी वजह से और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और इम्पैक्टेड वैक्स हो सकती है उसकी वजह से। और साथ में जो हमारा नॉर्मल फिनोमिना होता है हमारा ईयर का, जो हमारी एपिथेलियम होती है, वो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है, तो ईएसएस होती हुई बाहर को आती है, तो उसी के साथ जो हमारी वैक्स होती है वो भी बाहर निकल जाती है। अगर हम ईयरफोन यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल फिनोमिना है, उसमें दिक्कत आने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी इम्पैक्टेड वैक्स होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये, जो ओवर द हेड हम हेडफोन यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, वैक्स में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है उसमें, और जो साउंड्स होती हैं, साउंड्स नॉर्मली क्या होती हैं, बाहर से साउंड्स आई हमारे टीएम के साथ स्ट्राइक की, जो बाकी की साउंड्स होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं थ्रू द ईएसी। तो अगर हम ओवर द हेड हेडफोन यूज़ करते हैं, तो साउंड्स हम रेगुलरली हमारे टीएम को एक्टिवेट करती रहती हैं, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, टिनेटिस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो और भी इनर ईयर, जो हमारा इनर ईयर है, उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे यूथ के लिए, हमारे मिडिल एज ग्रुप के लिए और साथ के साथ हमारे जो एल्डर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी, कि आपको एयरफोन्स चाहे वो ओवर द हेड हो या वो एयरबड्स हो, हमें बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें कान संबंधी ये जो वैक्स वाली बीमारियां हैं
या कोई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या इसी के साथ साथ अगर किसी तरह का भी टिनाइटिस जिससे कान में कांस्टेंट आवाज़ आती रहती है, रिंगिंग साउंड आती रहती है, वो चीज़ें ना हो, तो उनके लिए हमें इन सब उपकरणों का, खास करके जो एयरबड्स है उनका बहुत कम यूज़ करना चाहिए। सर जनरली जो हम एयरफोन्स या ओवर द हेड एयरफोन्स या एयरबड्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम या तो अपने फ़ोन के साथ यूज़ करेंगे या लैपटॉप स्क्रीन के साथ या फिर अपने टैबलेट्स के साथ यूज़ करते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में, स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे आंखों के ऊपर भी कहीं ना कहीं तो कुछ प्रभाव पड़ता ही होगा। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप प्लीज़ बताइए कि जब हम ओवर एक्सर्शन करते हैं आइज़ की, बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं और कॉन्स्टेंटली एयरफोन्स के साथ देखते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है? और सर जब हम बहुत टाइम तक स्क्रीन देखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी आइज़ के ऊपर टीयर फिल्म रहती है नॉर्मली, जो आँखों को लुब्रिकेट करने का काम करती है। अगर हम लॉन्ग टर्म तक स्क्रीन देखते हैं, जो हमारी ब्लिंकिंग होती है नॉर्मल 12 से 15 पर मिनट होती है, तो वो और डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आइज़ में ड्राइनेस होने का चांस रहते हैं। ड्राइनेस की वजह से और सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी और साथ में ब्लरी विजन होगी, और ट्रांसिएंट में बीच बीच में ब्लरी विजन हो जाती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी जो ब्लिंकिंग है आइज़ की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आइज़ में ड्राइनेस भी आती है। और आजकल इसी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा, खासकर जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं या स्कूल गोअर्स हैं या कॉलेज गोअर्स हैं, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी जो फ़ोन के साथ या टैबलेट के साथ या कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनमें एक स्पेशल कंडीशन बनती है ड्राई आई सिंड्रोम। उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? सो ड्राई आई में यही रीज़न है कि ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से हो रही है, और साथ में जो बाहर ज़्यादा काम करते हैं सनलाइट में, धूल में, मिट्टी में, उनमें ज़्यादा होने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। उसमें कुछ नहीं है, आप मतलब कि 5-10 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद हैंड्स को रब करो, पामिंग करो अपनी आइज़ की, थोड़ा टाइम पे आइज़ को रेस्ट करो 5 मिनट के लिए। अगर आधे घंटे के लिए काम कर रहे हो लैपटॉप पे, जब फ़ोन पे, तो उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट दो, आँखों को खुल के चिपका के अच्छे से हाथों को रब करके अपनी पामिंग करनी चाहिए आँखों तो को। मतलब मैं अभी अपने व्यूअर्स को एक बार करके दिखा देता हूँ, आप प्लीज़ गाइड कीजिएगा। बस इस तरह से आपको पाम को रब करके अपनी आइज़ के ऊपर रखना है, बिल्कुल सो एज़ टू फैसिलिटेट द आई मूवमेंट। बिल्कुल सर। सर अब ये तो हो गई हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशंस, लेकिन अब आयुर्वेद में हमारे पास जो हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान दे रहे हैं, उसमें आप लोग क्या क्या चीज़ें ऐसी दे रहे हैं हम लोग, जो कि बाकी कहीं इंस्टीट्यूट्स में या ओपीडीज़ में, आईपीडीज़ में नहीं मिल रही, ताकि हम एक इंस्टेंट रिलीफ थ्रू आयुर्वेदा इन स्पेसिफिक कंडीशंस में दे सकें? सर इसमें ओरल मेडिसिन तो चलती हैं, जो नॉर्मली हर जगह की मिलती हैं आपको। साथ में हमारे पास एक स्पेशल प्रोसीजर होता है इसके लिए, जिसको हम तर्पण बोलते हैं। इसको अक्षी तर्पण भी बोल सकते हैं हम। इसमें क्या कहता है, मेडिकेटेड हमारा घी होता है, उसको आँखों में कुछ टाइम के लिए हम रखते हैं, 10 से 15 मिनट, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे ड्राई आइज़ में। तो ड्राई आइज़ के लिए स्पेसिफिकली एक तर्पण क्रिया का डॉक्टर साहब ने वर्णन किया है, यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है, जो इन लोकेलिटी आसपास कहीं नहीं होती। स्पेशली जो है मेडिकेटेड घृत होते हैं हमारे पास यहाँ पे, जिनसे हम आँखों का तर्पण करते हैं और ड्राई आई सिंड्रोम जैसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ को हम टारगेट करके दूर करते हैं। सर जो कान में वैक्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, इम्पैक्ट हो गई है या फंस गई है, जम गई है, हम स्पेसिफिकली उसके लिए यहाँ पे जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनमें क्या क्या प्रोसीजर शामिल है और हमारे पेशेंट्स को हम किस तरह से रिलीफ देंगे, आप प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा, डिस्कस। सबसे पहले तो मैं इसके में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसको घर पे निकालने की बिल्कुल भी ट्राई ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि घर पे तिल्ली, चाबी या किसी भी ऐसी चीज़ से, या इवन तक कि जो आपकी एयरबड स्टिक्स आती हैं, उनसे भी आपको वैक्स निकालने की घर पे कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज उससे वो और ज़्यादा आगे पुश होता जाएगा और वो निकालना और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। बिल्कुल, तो उससे क्या होता है, वैक्स आगे पुश होकर उससे हमारी टीएम जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं, कान का पर्दा होता है, उसको भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लुब्रिकेंट देते हैं, ताकि जो वैक्स है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद उनको अल्टीमेटली डॉक्टर के पास जाके ही निकालना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं है कि हमने वैक्स, सॉली वैक्स या कोई भी ईयर ड्रॉप हमने ले ली है, ईयर ड्रॉप से वो अपने आप वैक्स निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उससे वो सिर्फ सॉफ्ट होती है, डॉक्टर से ही निकलवानी पड़ती है वो आपको। तो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, डॉक्टर साहब ओपीडी में है, और ये बहुत इजीली जो इम्पैक्टेड वैक्स है हम उनका बहुत कम समय में उसको इजीली निकाल सकते हैं। बस ये शर्त यही है कि हमारे पास उसको इम्पैक्टेड वैक्स को सॉफ्ट करना पड़ेगा पहले एयर ड्रॉप्स। तो डॉक्टर साहब जैसे आपसे मिलना हो, आयुर्वेदिक कॉलेज है हमारा, हारमनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फिरोजपुर में, तो यहाँ पे आपकी क्या टाइमिंग्स रहेंगी, आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए उसको एक बार डिटेल में डिस्क्राइब कर दीजिए। बिल्कुल, और सर मैं सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ओपीडी में बैठता हूँ। आप कभी भी आके, किसी भी टाइम आके चेक करवा सकते तो व्यूअर्स के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 9 से 10 ही आना है, 9 से 12 ही आना है। आप थ्रू आउट द डे 9 से 4 के बीच में अपनी सुविधा अनुसार हमारे ईएनटी विशेषज्ञ और आई विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं।
और आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं डॉक्टर टॉक्स के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।